नमस्कार, नेशन वन के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हम मुलाकात कर रहे हैं इंद्रेश मैखुरी से, जो भाकपा माले के सदस्य हैं और आईसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैखुरी जी, आपका बहुत स्वागत है नेशन वन में। आप उत्तराखंड के ऐसे छोर जो प्रस्तावित या भविष्य की राजधानी जिसे मानते हैं, उसके आसपास रहकर कम्युनिस्टों का झंडा बुलंद कर रहे हैं, लाल सलाम की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जरूर बात है कि एक जमाने में कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव पूरे देश में ही बड़े पैमाने पर था और उत्तराखंड के भीतर भी उसकी धमक टिहरी से लेकर के उत्तरकाशी से लेकर के चमोली जिले तक सुनाई देती थी। आज उस स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि आज भी जब भी शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की बात है, तो उसमें अगर कोई सबसे विश्वसनीय विचार है, कोई सबसे विश्वसनीय बात है, तो वो वही लाल झंडा है। और एक जमाने में बाबा नागार्जुन से किसी ने पूछा कि आप ये कम्युनिस्टों की बात करते हैं, कविता में भी करते हैं, तो ये तो कहीं दुनिया में दिख नहीं रहा, तब क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब तक गरीब की पीठ पर फटी हुई गंजी रहेगी, तब तक दुनिया में मार्क्सवाद भी रहेगा, तब तक वो लड़ाई भी रहेगी शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। और एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना, वो सपना तो हमेशा से मनुष्य का साथी है, साझी है। उसमें विचार ऊपर नीचे, पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, वो अलग है। लेकिन सामान्यतः अब जो है विचार रह गया है। इन घाटियों में तो मार्क्सवाद जो है विचार रह गया, लेकिन विचारों के बीच, और गढ़वाल विश्वविद्यालय में आप चुनाव जीतने वाले नेताओं में से हैं, तो जिनके पास जीतने की संभावना होती है, जननायक बनने की संभावनाएं होती हैं, उनको विचार तो रखना चाहिए, लेकिन समझदारी ये कहती है कि फिर बदल देना चाहिए आशियाना। देखिए, आदमी जैसा भी होता है, वो जिस विचार के साथ होता है, उस विचार का उसको बनाने में बड़ा योगदान होता है। तो आज के दिन पर अगर मुझको समझ में आता है कि नहीं, गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए और वो किसी हालत में भी लड़ जाना चाहिए, अपने को रिस्क पर लगा करके भी लड़ जाना चाहिए, तो ये मैं कोई अपने घर से नहीं लेकर के आया। ये समझदारी मुझको उस विचार ने दी, उस लड़ाई ने मेरे अंदर ये साहस पैदा किया, उस विचार ने मेरे अंदर ये साहस पैदा किया। वरना अगर मैं पीछे पलट करके देखता हूँ तो मैं तो नहीं पाता कि मैं उतना साहसी हूँ, लेकिन विचार ने मुझको ये हिम्मत दी, ये तर्क भी दिया कि अपनी लड़ाई का तर्क कैसे उसको सही तरीके से स्थापित करना है, ये भी उसी विचार से आता है। तो अगर वो विचार ये दे रहा है, तो दुनिया में ख्वाब तो सिर्फ इतना नहीं है कि MP MLA बनना है। ख्वाब तो उस विचार का सपना तो उससे बड़ा है कि दुनिया बेहतर हो, उसमें किसी के लिए किसी के उत्पीड़न की गुंजाइश ना हो, किसी के शोषण की गुंजाइश ना हो। तो ये जो सपना है एक बेहतर दुनिया बनाने का, एक बेहतर समाज बनाने का सपना, ये तो खुद के MP MLA से बनने से बड़ा सपना है। और इसमें एक चीज बड़ी रोचक है। तो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ जो 2017 में जी। तो काउंटिंग के दिन हम वहाँ काउंटिंग में गए हुए थे गोपेश्वर में। तो एक भाजपा के मित्र ने ऐसे ही मुझसे आकर के कहा कि भाई साहब, आप तो बड़ा सही आदमी हैं, लेकिन अब आप ये कहाँ, तो आप कोशिश करिए कि हमारे यहाँ आए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, ये जिस बिल्डिंग में काउंटिंग हो रही है गोपेश्वर में, GGIC की बिल्डिंग में काउंटिंग जी, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जिस बिल्डिंग में काउंटिंग हो रही है, मैं कल वहाँ प्रिंसिपल के दफ्तर में गया और प्रिंसिपल के दफ्तर में बहुत सारे लोगों के फोटो लगे हुए, नेहरू के, गांधी के और भी तमाम महान नेताओं के, लोगों के, और उसमें एक फोटो चंद्र सिंह गढ़वाली का भी था। मैंने उनसे कहा कि देखो, वहां चंद्र सिंह गढ़वाली का फोटो था, लेकिन उस आदमी का फोटो नहीं था जो चंद्र सिंह गढ़वाली से चुनाव जीता। चंद्र सिंह गढ़वाली कभी चुनाव नहीं जीते। तो हमारा रास्ता तो चंद्र सिंह गढ़वाली का रास्ता है और हम उस रास्ते पे हैं। और मेरे ख्याल से जितनी कुर्बानी, जितना बलिदान चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया, उतना तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रास्ता वो है कि ये सिर्फ अपने लिए कोई बेहतर भविष्य तलाशने की बात नहीं है, बल्कि अपने समाज के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी बेहतर भविष्य तलाशने की लड़ाई। विनोद बड़तवाल, आपको याद होगा, विनोद बड़तवाल भी आपकी तरह अपने विचार को उन्होंने कभी नहीं बदला, चाहे उस विचार से उन्हें कितना राजनीतिक नुकसान हुआ। जो लोग राजनीति में उनके सामने ABCD सीखते थे, राज्य बनने के बाद वो मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक बन गए, लेकिन उस विचार को न बदलने का नुकसान उन्होंने ये झेला कि जिला पंचायत और छात्र संघ अध्यक्ष से ऊपर वो चुनाव नहीं जीत पाए। ये ठीक बात है। मतलब विनोद बड़तवाल जी से वैचारिक नाइतफाकी होते हुए भी ये बात तो सही है
कि उनके साथ के जितने लोग हैं जो उनके साथ ही घूम रहे थे उस दौर में, वो जा करके कोई कांग्रेस में गया, अपनी पार्टी बना करके फिर भाजपा में गया और अपने लिए, अपने परिजनों के लिए सब कुछ सुरक्षित कराने की दिशा में गए, और विनोद बड़थवाल ने अपनी राजनीति नहीं बदली। लेकिन ये विनोद बड़थवाल और हमारी पॉलिटिक्स में मूल अंतर जो है, वो मूल अंतर ये है कि ये किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। ये किसी हमारा कोई हाईकमान का नेता है उसके प्रति कोई प्रतिबद्धता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी में किसी व्यक्ति के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं, किसी नेता के प्रति कोई प्रतिबद्धता का सवाल नहीं है कि हम उस फला नेता के हैं और हमारी लेकिन गैरसैंण के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो आंदोलन आप करते हैं छात्र जीवन से लेकर आज तक और यहां से लेकर दिल्ली तक भी आप करते हैं, वो प्रतिबद्धता इस विचार के साथ पूरी हो सकती है? निश्चित। मैंने अगर ऐसा होता, मैंने आमतौर पर बहुत बार लोग ये समझते हैं कि भाई कम्युनिस्ट पार्टियों का कुछ खास तरह का ढांचा है, उस खास ढांचे में उनको करना है, कुछ खास सवालों पर वो बोलेंगे। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में होते हुए ही, या कहिए तो आंदोलन से कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंचा। लेकिन अब जो आप गैरसैंण की मुहिम चला रहे हैं, गैरसैंण का आंदोलन कर रहे हैं, आप भी और लोग भी, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए तो आपको एक मास उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सत्ता वहां सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता है जाने वाली है? देखिए, सत्ता तो नहीं जाएगी, सत्ता की इच्छा नहीं है। सत्ता की इच्छा होती तो फिर तो लड़ाई ही नहीं होती, आंदोलन ही नहीं होता। लेकिन सत्ता की इच्छा तो राज्य बनाना भी नहीं थी। सत्ता तो नहीं चाहती थी कि राज्य बने, सत्ता में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं चाहता था, लेकिन राज्य बना, लोगों के आंदोलन के दम पर बना। और गैरसैंण भी देखिए मजबूरी में ही सही, आज के दिन पर गैरसैंण के पक्ष में जो सबसे मजबूत बात है, वो मजबूरी में ही सही, या दिखाने के लिए सही, या अपने ठेकेदारों की जेब भरने के लिए ही सही, एक बिल्डिंग वहां है। और इस राज्य में अगर कोई विधानसभा है, विधानसभा के नाम पर बना हुआ कोई भवन है, तो वो भराड़ीसैंण में है। ये नहीं है जो देहरादून में है। ये तो विकास भवन था, किराए पर लिया गया है। हाँ, रायपुर में बनाने की कोशिश हो रही है, वो सब है, लेकिन तो वो गले की फांस है, वो गले में बंधी हुई घंटी है, वो छूट नहीं पाएगा। तो हमको आंदोलन को उससे आगे बढ़ना, यहाँ तक पहुंचाना है कि वहां हो। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि गैरसैंण हमारे लिए तो सिर्फ जगह की बात नहीं है कि सत्ता यहाँ से उठे, उसको यहाँ से उखाड़ करके वहां रोक दिया जाए, या जैसा उन्होंने बनाया कि बड़ा पौधा, बड़ा पेड़ देहरादून में रहेगा, उसका बोनसाई जो है, गमले में रोपा हुआ बोनसाई, वो उन्होंने वहां भराड़ीसैंण में दिखाने के लिए रख दिया कि ये है। ऐसा कोई फोटो स्टेट करके वहां रख देना है, ये नहीं बात। हमारे लिए तो गैरसैंण का मतलब भी इस राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ सवाल कि जिस तरह से पहाड़ पूरी तरह से खाली हो रहा है, पलायन लगातार बढ़ रहा है, और गाँव में तो लोगों का रहना मुश्किल है। सुअर, बंदर, बाघ, भालू से जिंदगी बचे तो रहें, पर्वतीय खेती पूरी तरह से तबाह है, रोजगार का कोई रास्ता नहीं, स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। जब ये गैरसैंण पहुंचेंगे, नौकरशाह हो या नेता हो, तब ये समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये कष्ट देखेंगे। ये इसका एक पहलू है कि निश्चित ही, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो सारी बातें हैं, ये उसके साथ गैरसैंण सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, बल्कि इन सब बातों के लिए ये लड़ाई है। और इन लड़ाई के बीच आपने टिप्पणी कर दी कि उत्तराखंड जो है, आज इसको कहा जा रहा है कि अब विकास की लहर यहाँ बह रही है। आपने टिप्पणी की कि आज भी ये यूपी की फोटोस्टेट कॉपी से अधिक कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये, मैंने कई जगह इस बात को लिखा, कई बार इस बात को कहा कि दरअसल हमको बनना तो अलग तरह का प्रदेश था। हमको एक मॉडल तरह का स्टेट बनना था जो अपने लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं करता। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश हुई और जो ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई, ब्यूरोक्रेसी का उसमें बड़ा योगदान, वो उत्तर प्रदेश की सिर्फ फोटो स्टेट मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश की घटिया फोटो स्टेट कॉपी है, अच्छा फोटो स्टेट भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिनको हम यहाँ मंत्री बनता हुआ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनता देख रहे हैं, राज्य छोटा हो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन राज्य को चलाने वाले लोगों की सोच छोटी हो जाए, सोच संकीर्ण हो, ये दिक्कत है। तो छोटी सोच हुई, राज्य के छोटे होने के साथ छोटी सोच वाले लोग ऊपर पहुंचे, और वो राजनीति में भी पहुंचे, वो ब्यूरोक्रेसी में भी पहुंचे, जिनकी कोई समझ नहीं है, जो जानते नहीं कि कैसे चीजों को हैंडल कर रहा है। आज के दिन पर मामूली बातों पर आश्चर्य होता है कि अच्छा, ये प्रशासन कैसे
चीजों को हैंडल कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो आंदोलन के समय से हमने देखा कि वहां प्रशासन हमसे भी जब जैसे निपटता था, तो आज उसके निपटने का जो तौर तरीका है वो लगता है कि ये तो अनाड़ी है, इनको पहले हम ही को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसे करके अनशन से उठाते हैं, ऐसे करके किसी प्रोटेस्ट से निपटते हैं। तो ये इनको ये भी नहीं आता। और भ्रष्टाचार में, लूट में हम उत्तर प्रदेश के मुकाबले बड़े हो गए हैं। अभी कल मैं कहीं बैठा तो वहां लोग कह रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में जाते थे काम कराने, तो वहां जो है बाबू को एक पान खिला करके काम हो जाता था बड़े से बड़ा। वो ये कंसिडर करते थे कि नहीं दूर पहाड़ से आए इनका काम। और यहाँ जो है वो तो जिस तरह का कल्चर बना है कि अपने लोगों को लूट खाओ, उनको जितना लूट सकते हो उतना लूटो, उनको जितना ठग सकते हो ठगो। तो एक तरह से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो उत्तर प्रदेश की घटिया फोटो स्टेट था। एक प्रश्न, ईमानदार प्रश्न आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप कर्णप्रयाग, गैरसैंण वहीं रह रहे हैं, वहीं राजनीति कर रहे हैं और देहरादून के नेता नहीं बने हैं। क्या कम से कम गैरसैंण और उसके इर्द गिर्द चमोली जनपद और अगरबल की विधानसभाओं में क्या लोग नहीं चाहते हैं राजधानी वहां आए? वहां के लोग नहीं, लोग चाहते हैं, लेकिन आंदोलन में लोग उस तरह से नहीं है। ये सही बात है। लोगों की इच्छा है कि हाँ यहाँ होना चाहिए। एक बड़ा हिस्सा है जो कहता है कि हाँ राजधानी तो बननी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए, लेकिन आंदोलन में उस तरह से आंदोलन में भले ना आए, क्योंकि आंदोलन में लाना, पहाड़ों से आना, नीचे रोज आंदोलन कर रहा, अपनी खेती छोड़ना बहुत इजी नहीं होता। लेकिन वोट तो लोग देते ही हैं। वोट देते समय गैरसैंण के नाम पे वोट क्यों नहीं पड़ता? वोट देखिए, अभी हमारे यहाँ जो राजनीतिक चेतना का स्तर है जी, वो बड़ा कमजोर है। और वोट देते समय जितनी तरह के कंसिडरेशन उसमें आ जाते हैं, जितनी तरह के इफ बट उसमें लग जाते हैं, वो हैं। और वो तो सिर्फ यहीं की समस्या नहीं है, तो पूरे देश की समस्या देश की तो है। लेकिन कम से कम उत्तराखंड क्रांति दल, कम से कम इंद्रेश मैखुरी, इनको तो वोट पड़े गैरसैंण के नाम पे। गैरसैंण में देखिए ऐसा है कि उसके दो पहलू। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारी अपनी भी एक तरह की कमजोरी हो सकती है कि सांगठनिक रूप से हम उतना नहीं पहुंच पा रहे जितना आंदोलनात्मक रूप से पहुंच रहे। वो ठीक है, आपकी संगठन की कमजोरी हो सकती है, लेकिन गैरसैंण शब्द की कमजोरी नहीं है। गैरसैंण को का मतदाता गैरसैंण के लिए एक विधायक क्यों नहीं भेजता जो कम से कम 5 साल गैरसैंण ही करे? क्योंकि वो बीजेपी कांग्रेस का भेज रहा है, तो बीजेपी कांग्रेस की तो मजबूरी है। वो तो कह नहीं सकते देहरादून में आके गैरसैंण। सही बात। उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों का जो चुनाव के समय, चुनाव हमारे यहाँ इशू ओरिएंटेड नहीं होता, आज के दिन पर भी नहीं हो रहा है। ये दिक्कत है, हमारी पॉलिटिक्स की ये समस्या है। और इसलिए कई बार मैं देखता हूँ कि मैं लोगों को पाता हूँ कि वो अपने इशू से ज्यादा जो चुनाव लड़ रहा है उसके प्रति उनकी सहानुभूति ज्यादा हो जाती है। क्या वो हार रहा है, वो रो रहा है, इसका तो बहुत पैसा लग गया, ये इतने साल से लड़ रहा है, अच्छा चलो इस बार तो इधर वाला विधायक बनना चाहिए, उधर वाला बहुत समय से बन रहा है, इस जाति वाला बनता रहा है, अब उस जाति वाला बन जाना चाहिए। ये जब तक बाहर नहीं निकलेगा, इससे जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, तो तब तक तो ये निश्चित ही किसी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर, सिर्फ गैरसैंण ही नहीं, स्वास्थ्य के मुद्दे पर क्यों नहीं है ना? स्वास्थ्य समस्या तो सब जगह पहाड़ में आप देखिए, किसी पहाड़ के अस्पताल में डॉक्टर नहीं, लेकिन इस इशू पर वोट नहीं होता। तो ये दरअसल राजनीतिक चेतना का स्तर इतना कमजोर है कि बहुत बार हम लोग देख नहीं पाते कि भैया लोकतंत्र में इस वोट की जो ताकत है, वो वोट की ताकत हमको क्या क्या दिला सकती है। वोट की ताकत भी अगर अंततः हमको सिर्फ कुछ लोगों का या कुछ पार्टियों का पिछलग्गू बना रही है, तो ये दरअसल लोकतंत्र के रूप में ये हमारी खामी है, कमजोरी है। जब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो आप ऐसी टिप्पणी भी अब भारत के लिए कर रहे हैं इसी लोकतंत्र में कि एक तरह से अघोषित आपातकाल में भारत इस समय चल रहा है, और फिर लोकतंत्र भी कह रहे हैं। आपातकाल तो जो घोषित आपातकाल भी था वो भी लोकतंत्र के भीतर ही आया। तो अघोषित आपातकाल भी लोकतंत्र के भीतर या लोकतंत्र को साइड लाइन करने की कोशिश। और ये दरअसल मतलब ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ, हमारे देश। क्यों लग रहा है आपको कि अघोषित आपातकाल है भारत में इस समय? अघोषित आपातकाल इसलिए है कि लोगों के लिखने पर, लोगों के बोलने पर, लोगों के टीवी चैनल में कुछ कह देने पर, अखबारों में कुछ कह देने पर उनकी नौकरियां चली जा रही हैं। इस स्तर पर चीजें हो गई सिर्फ इसलिए। और जिनकी नौकरियां गई, देखिए टीवी चैनल में ही जिनकी नौकरियां गई, मैं या जिनको बहुत लोग बड़ा उससे देखते हैं कि कुछ क्रांतिकारी हैं, मैं ये नहीं मानता। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ उस पूरे घटनाक्रम में कि उन्होंने पत्रकार होने के नाते अपना सवाल पूछने का अधिकार सरेंडर नहीं, बस इससे ज्यादा कोई क्रांतिकारिता नहीं।
लेकिन इतना भी सत्ता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि कोई सवाल पूछे, किसी तरह का कोई सवाल कहीं से आए, ये सवाल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आपने ये लिखा कि पुण्य प्रसून वाजपेयी पर सीधे तौर पर नाम ले लेते हैं, अभिसार पर, या तो हमारी बोली बोलो और नहीं तो खामियाजा झेलो। नहीं तो खामियाजा झेलो। तो अगर आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहां मैंने ये लिखा, तो मैंने पूरे बैकग्राउंड के साथ लिखा कि भाई एक जमाने में पुण्य प्रसून वाजपेयी जो आज प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके पक्ष में बिल्कुल खुल करके उतरे एक न्यूज चैनल में रहते हुए, और ऑन एयर झगड़ा हुआ इस बात पर, उनके रिपोर्टर ने उनके साथ झगड़ा किया कि आपने देखिए उनको तवज्जो देने के लिए, मोदी जी को तवज्जो देने के लिए मेरी रिपोर्ट काट दी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट उनके खिलाफ जा रही थी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, यहां तक हुआ। तो इस तरह से देखें तो भाई पुण्य प्रसून वाजपेयी कोई ऐसे क्रांतिकारी आदमी नहीं कि भाई जो न्यूज चैनल में बिल्कुल मूल्यों के लिए या उसके लिए लड़ रहे, या जो बिल्कुल उसूलों की बात कर रहे थे। लेकिन एक स्टेज पर आते आते ये हुआ कि एक सवाल पूछने पर आदमी की नौकरी चली जाए। बताइए, रामदेव से एक सवाल पूछा और इस पर आदमी की एक जगह से नौकरी चली जाए, दूसरी जगह जाकर के वो कुछ स्टोरी करे तो उस पर उसकी नौकरी चली जाए। तो आप लोगों के लिखने का अधिकार, लोगों के बोलने का अधिकार इस तरह से छीन लीजिए कि वो संविधान में जो लिखा है उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाए। तो ये तो दिखता है कि या लोग मारे जा रहे हैं, सिर्फ नौकरी नहीं जा रही, हत्याएं हो रही सिर्फ इसलिए कि वो वैसी बात नहीं कह रहे हैं। गौरी लंकेश की हत्या हुई, एक दक्षिण के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, उनको उपन्यास लिखने से उनको लोगों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया कि उन्होंने घोषित कर दिया कि जो मेरे भीतर का लेखक है वो मर चुका है, अब सिर्फ मैं एक शिक्षक के तौर पर जिंदा हूं। तो लिखने, बोलने या हमारी राय से इतर सोचने, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा आप जब लिखते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, लोग रिस्पॉन्स करते हैं। आप आईसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूरे देश भर में उसका रिस्पॉन्स आता है। और आप यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है या सुरक्षा एजेंसी गिरफ्तार कर रही है तो आप लिखते हैं कि मानवाधिकार कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, अघोषित आपातकाल है। ठीक है, वो जो भी लोग गिरफ्तार किए गए, आप सोचिए तो इस देश में सुरक्षा एजेंसियां कैसा मजाक कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये 70 साल का बूढ़ा आदमी, 80 साल का बूढ़ा आदमी, 55-60 साल की महिला, ये जो है इस देश के प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे, क्योंकि ये तो गरीबों की और आदिवासियों के पक्ष में खड़े होने वाले, लिखने वाले लोग, और ये जिन लोगों का आगे इनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि लिखने पढ़ने वाले ही लोग हैं, बाकी ये कोई दूसरी चीज नहीं कर रहे। और उसके बाद पुलिस उनके घर जाती है, पूछती है कि तुम्हारे घर में इतनी किताबें क्यों हैं? इसका क्या मतलब है? किताबें होना अपराध है? तो अब ऐसे अपराध में तो हम आप कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते। मेरे गाड़ी में हमेशा किताब रहती, मेरे बैग में हमेशा किताब रहती। अब आप कहिए कि आपके यहाँ देवता की तस्वीर क्यों नहीं है, अम्बेडकर की फोटो क्यों है? ये क्या सवाल है? ये कौन सा अपराध है? तो किताब होना अपराध हो जाए तो ये तो ऐसा है कि हम बचपन से सुनते आते थे कि भाई आक्रामणकारी, आक्रांता लोग आते थे और वो सबसे पहले अगर किसी देश में कुछ जलाते थे तो विश्वविद्यालयों को, पुस्तकालयों को जलाते थे। तो किताबों से इतना भय क्यों है? किताबों से इतना डर क्यों है? और उन किताबों के बीच जब विद्यालयों में देश के शौर्य का प्रतीक जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका दिवस मनाने की बात हुई तो उस पर भी आपने ऐतराज जता दिया? नहीं, हमने तो, हमारा ऐतराज ये नहीं है कि शौर्य दिवस मनाया जाए नहीं मनाया जाए। हम ये इसका दो पहलू है। एक तो आप लोकसभा में जो सरकार ने जवाब दिया है उसको देखिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत में, कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई। एक, सैनिकों के मारे जाने के, आप तो कह रहे थे, सरकार तो कह रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, इसके बाद तो आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी, लेकिन आतंकवादी हमलों की में वृद्धि हुई, सैनिकों के मारे जाने की संख्या में वृद्धि हुई, नागरिकों के मारे जाने की संख्या में वृद्धि हुई। और ये कोई मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये लोकसभा में जो गृह राज्य मंत्री हैं हंसराज गंगाराम अहीर, उन्होंने जवाब दिया। उस आंकड़े के सहारे ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ये आप चुनावी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि पहले साल आपको याद नहीं आया कि सर्जिकल स्ट्राइक की पहली वर्षगांठ है, दूसरे साल आपको याद आया क्योंकि उसके अगले साल चुनाव। तो ये जो सेना का भी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खतरनाक ट्रेंड है। और इसके साथ एक बात जो और है कि हम उत्तराखंड में तो हम एक सैनिक बहुल इलाके में रहते हैं, हमारे यहाँ से हर परिवार से लोग फौज में, और हर 15 दिन के भीतर, हर महीने के भीतर, हर 6 महीने में कम से कम एक डेड बॉडी बॉर्डर से आ रही है। जबकि स्थिति यह है कि कोई युद्ध नहीं है घोषित तौर पर, लेकिन तब भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। आदमी साबुत जाता है और ताबूत में आता है, फौज में साबुत भर्ती होता है और ताबूत में वापस लौट रहा है।
और ये कब हो रहा है? हमारा तो सवाल है सरकार से, ये तब हो रहा है जब वहां की चीनी, पाकिस्तान से चीनी यहाँ आ रही है ना, जब वहां का सीमेंट यहाँ आ रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन है। हमारे उनके पूर्व प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी माता जी को बनारसी साड़ी भेंट की। उनके पूर्व प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री की माता के लिए शॉल लेकर के आए। अडानी का व्यापार वहां है। प्रधानमंत्री के करीबी उद्योगपतियों में से एक सज्जन जिंदल का नवाज शरीफ की बेटी के साथ स्टील के कारोबार में पार्टनरशिप है। ये सब चल रहा है, तो तब ये फौजी क्यों मर रहा है? इसको भी रोक दो। हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं, एक के बदले 10 सर लाओ कि ये लाओ। युद्धोन्माद के समर्थक हम नहीं है ना। वो युद्धोन्माद पे तो साहिर लुधियानवी एक जगह कहते हैं। अडानी की आप बात कर रहे थे, वो और तमाम लोग तो अब आपकी देवभूमि में भी आ रहे हैं। ये अब तो वो आपको कृषि सिखाएंगे। वो सिखाएंगे। तो वो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टर्स मीट है, ये जो पूंजी निवेश है, ये बड़े भ्रमित करने वाले शब्द हैं। मैंने पिछली सरकार के कार्यकाल में एक जगह एक मंत्री जी थे, उनका और मेरे को एक ही मंच से बोलना था, 2 ही लोग बोलने वाले थे उस मंच पर। धाद का एक कार्यक्रम था जी। तो मैंने उस समय भी उनके सामने सवाल उठाया। मैंने कहा, ये जिसको आप पूंजी निवेश कहते हैं, क्या वाकई ये पूंजी निवेश? वो जो पूंजीपति आप कह रहे हैं वो पूंजी निवेश करता है, या आप करते हैं निवेश उसके कारोबार में? उसको आप फ्री में जमीन देते हैं या लगभग फ्री में जमीन देते हैं। पंतनगर में टाटा को एनडी तिवारी जी के जमाने में 5 रुपया वर्ग मीटर लीज रेंट पर जमीन मिली, और खंडूड़ी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा, ये गरीब आदमी टाटा 5 रुपया वर्ग मीटर कैसे देगा? तो 1 रुपया वर्ग मीटर पट्टे का किराया हो गया। तो 5 रुपया वर्ग मीटर, 10 रुपया वर्ग मीटर, किसी को आपको मिल सकती है जमीन 5 रुपया वर्ग मीटर, 10 रुपया वर्ग मीटर, लेकिन उनको मिलेगी। उनको आप फ्री में जमीन देंगे, फ्री में बिजली पानी की सुविधा देंगे, फ्री में सारी चीजें करके देंगे। और एक नया शब्द इजाद हुआ है, सोचिए तो आप, बड़ा इस देश में हल्ला है इस बीच में कि टैक्स पेयर्स का पैसा। तो एक नया शब्द है, वो कहते हैं कि टैक्स हॉलीडे है साहब 10 साल तक, तो है ना। और उसके बाद वहां उस फैक्ट्री के भीतर हमारे यहाँ का आदमी अगर रोजगार पर लगेगा और उसको 4,000 रुपया, 5,000 रुपया में 12-12 घंटे, 18-18 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, और वो ये सवाल उठाएगा कि मुझको मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, तो इससे पहले कि उसके मुंह से आवाज बाहर निकले, पुलिस वहां खड़ी होगी उसको दबाने के लिए। तो निवेश कौन कर रहा है? निवेश वो कर रहा है जिसको, जो यहाँ आ रहा है फैक्ट्री लगाने, या सरकार कर रही है उसके कारोबार में निवेश? तो निवेश तो सरकार कर रही है उसके कारोबार में, ताकि उसका कारोबार चले। नहीं, आप सरकार से इतने ज्यादा खफा हैं। आप लोगों ने रोज का पलायन हो रहा है। सरकार ने अब जमीन खरीदने के रास्ते खोल दिए कि चलो आप पलायन करके आप तो उत्तराखंड छोड़ रहे हैं। अडानी जी तो रहेंगे ना उत्तराखंड में, उस पर भी आप ऐतराज है आपको, जो नया भू कानून है? वो बड़ा मतलब जमीन किसके लिए है और जमीन किसको दे देनी है। असल में तो इस उत्तराखंड में और कोई तो एजेंडा ही नहीं रह गया। और देहरादून में तो मैं आकर के देखता हूँ कि हर गली में, हर चौराहे पर प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा है, जमीन का धंधा है। यहाँ तो जितनी जमीनें थी वो बेची जा चुकी, तो अब बचा क्या है? तो अब लोगों को आपने मजबूर कर दिया कि वो पहाड़ से उतर जाएं। अब आप उनकी जमीन खरीद करके, बेच करके किसी को दे दें, तो न तो वो यहाँ का रह गया, और पहाड़ में तो जो उसका था वो तो बिकेगा ही धीरे धीरे। नदियां एक एक करके बेची जा रही हैं, नदियों पर आपका अधिकार, उसके पानी पर आपका हक खत्म हो रहा है, और अब जमीन पर भी वो अधिकार खत्म होगा। तो इस तरह से, एक तरह से जो राज्य हमने बनाया इसलिए कि जंगल पर, जमीन पर, पानी पर, हमारे संसाधनों पर हमारा अधिकार होगा, वो उन सब से महरूम करने के लिए, उन सब की लूट करने के लिए बना हुआ राज्य में तब्दील। आप तो शिक्षा पे भी ये टिप्पणी कर रहे हैं कि ये सरकार की जो प्रणाली है, ऐसा लगता है कि ये सरकारी शिक्षा का बोरिया बिस्तर बांधने पर आमादा है। देखिए, सरकारी शिक्षा में एक प्रक्रिया शुरू की गई कि एक एक करके स्कूल में लोगों के कम, स्टूडेंट्स के कम होने पर, कम छात्र संख्या के नाम पर स्कूल बंद कर जी, और ऐसे करके हजारों स्कूल बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पिछले दिनों राज्य की सरकार ने 5 नवोदय विद्यालय पहाड़ में जो है, राजीव नवोदय, जिनको की राज्य की सरकार चलाती है, उन 5 नवोदय विद्यालयों में बागेश्वर का नवोदय, चंपावत का नवोदय, उत्तरकाशी का नवोदय, रुद्रप्रयाग का राजीव नवोदय और चमोली जिले का राजीव नवोदय, उनको कह दिया कि इनको तो देहरादून शिफ्ट कर देना, क्योंकि वहां सुविधा नहीं है ना। तो यहाँ जिनके नवोदय में जो सुविधा पैदा हुई, वो किसने पैदा की? सरकार ने पैदा की। तो अगर यहाँ के नवोदय, तो वहां के नवोदय में सुविधा किसने पैदा करनी थी?
सरकार ने पैदा करनी थी। लेकिन आप विरोध करेंगे तो छात्र आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो अच्छा लगेगा ना, वो भी गाना गाएंगे देहरादून आके कि मैं देहरादून वाला हूँ। चमोली का लड़का अगर यहाँ पढ़ेगा, चमोली का लड़का यहाँ पढ़ने नहीं आ सकेगा। उस नवोदय में जो पढ़ता है, नवोदय में एडमिशन लेने जो जाता है, मैं हमारे शिक्षक मित्रों का ये अनुभव है कि बहुत ही गरीब बैकग्राउंड के बच्चे, और बड़ी मुश्किल से उनके माँ बाप को इस बात के लिए तैयार करना पड़ता है कि वो एंट्रेंस दें। जब वो एंट्रेंस में निकल जाता है तो फिर इस बात के लिए दोबारा से तैयार करना पड़ता है कि नहीं भेजो, इस बच्चे का अच्छा होगा। कब? जबकि अपने जिले में है। और तो जब देहरादून आ जाएगा तो तब तो ये संभावना खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि सरकार ने कह दिया कि अब तो विद्या भारती को दे दो 300 साढ़े 300 स्कूल। मतलब बाकायदा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने प्रपोजल मूव किया, जो महानिदेशक है। तो आलोक शेखर तिवारी जी कह रहे हैं कि इससे पलायन कम होगा। अब स्कूल पर ताला लग गया इसलिए कि वहां छात्र संख्या नहीं थी। तो हमारे एक शिक्षक मित्र ने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जब छात्र संख्या नहीं होने के चलते स्कूल बंद हो गया तो ये शिशु मंदिर वाले जो है फोटोस्टेट करके लाएंगे बच्चे। तो दरअसल में बच्चे का सवाल ही नहीं है, सवाल यह है कि ये जो जमीन की लूट है, इसमें विद्या भारती को मुफ्त में 350 स्कूलों की जमीन दे देनी है, ये सरकार का एजेंडा है। इसलिए वहां से प्रपोजल मूव करवाया गया है महानिदेशक से, लेकिन प्रपोजल ऊपर से गया है कि ये मूव करो। लेकिन जमीनी सच ये भी तो है कि विद्या भारती या कॉन्वेंट या इंग्लिश स्कूल यदि पहाड़ों में कहीं हैं तो लोग सरकारी स्कूल के बजाय इन विद्यालयों में पढ़ाना पसंद करते हैं। ये ठीक बात है, ये तो प्रोपोगेंडा और उसका मामला है ही है। और देखिए इसमें जो ये बना है एक माहौल कि हर सरकारी चीज खराब है, सरकारी नौकरी के अलावा सब सरकारी चीज खराब है। ये माहौल भी सरकारों ने बनाया, ये माहौल भी सरकारें बना रही कि नहीं ये तो बंद करना, ये तो बेकार की चीज है ना। और जो लोग एफर्ट कर पाएंगे या जो लोग एफर्ट कर पा रहे हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। लेकिन जो नहीं एफर्ट कर पाएगा, जो बिल्कुल निचले पायदान पर है, जिसकी हालत बहुत खराब है, उसके लिए तो सरकारी स्कूल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जब ये बंद होगा तो एक बड़ा हिस्सा जो गरीबी में जी रहा है उसके लिए शिक्षा का रास्ता बंद हो जाएगा। झापू गीत आने के बाद भी आपने लिख दिया कि ये लिखने बोलने की आजादी पे हमला कर रही है सरकार। नहीं, मैंने उस गीत में तो देखिए दो पहलू मैंने दोनों बात पर कहा। एक तो उसका एक पहलू ये है कि भाई एक आदमी ने गाना लिखा, उसने गाना गा दिया और उस पे गए कुछ लोग और मुकदमा कराए, है ना। तो मुकदमा किया जाना, लिखने बोलने के लिए मुकदमे किए जाने का मैं पक्षधर नहीं हूं, ये मैंने कहा। लेकिन दूसरी बात मैंने कहा कि वो बहुत ही घटिया किस्म का गीत है, बहुत ही घटिया किस्म की आलोचना भी है ना। ये अलग बात है कि भाई सत्ता से हमारा विरोध है, मुख्यमंत्री से भी हमारा विरोध है, उनकी कार्यप्रणाली से लेकर, लेकिन आपको पता तो हो कि विरोध करना काहे बात का है। और बेसिकली तो वो मुख्यमंत्री का विरोध के लिए लिखा गया गीत भी नहीं है, वो तो एक कोई सज्जन है उनके प्रचार के लिए लिखा गया गीत है। और मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए गाली दी गई है क्योंकि उनका प्रचार करना है, क्योंकि ये दिखाना कि ये नए मसीहा का अवतरण हो रहा है, ये नए मसीहा हैं, इनका उबारने का ठेका है। तो दोनों बात है उसमें। अगस्तुनी में जो हिंसा हुई थी उस पर आप कई तरह के चीजें हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन आपने लिखा ये नियोजित षड्यंत्र था। देखिए अगस्त मुनि में जो घटना हुई तो उसमें एक तो जो कहा गया उसमें से एक भी बात सच नहीं थी। कहा गया कि एक बच्ची के साथ दुराचार हो गया, 10 साल की बच्ची के साथ हो गया, दूसरे धर्म वालों ने कर दिया, इसमें से एक बात भी सच नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है ना। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इतनी देर में कहा कि तब तक सब कुछ हो चुका था। एक पहलू इसका ये। और वहां अगस्त मुनि में आप जाइए, मैं तो वहां गया, हमारी पार्टी की एक टीम पहले वहां गई, फिर 3-4 दिन तक मैं लगातार अगस्त मुनि में घूमा, एक आदमी से मिला और वहां लोगों ने बताया कि भाई हमने तो किया ही नहीं। अगस्त मुनि का हर आदमी कह रहा है कि नहीं मैंने तो नहीं किया, हम तो नहीं थे शामिल, है ना। कुछ लोग थे जिन्होंने मुंह पर अपना सब बांधा हुआ था और वो बड़ी एफिशिएंसी के साथ, एकदम बहुत तेज गति के साथ दुकान का ताला तोड़ रहे थे, दुकान से सामान बाहर फेंक रहे थे, उस पर आग लगा रहे थे और बिल्कुल चिन्हित था कि किस किस कौन कौन सी दुकान तोड़नी है और कौन कौन सी नहीं तोड़नी, ये भी चिन्हित था। और कोई आदमी उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने उनके मोबाइल तोड़े, कई लोगों के 10-15 से ज्यादा मोबाइल लोगों के टूटे जिन्होंने उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। ये एक पहलू है, इससे लगता है कि षड्यंत्र था। इस बात से लगता है षड्यंत्र था कि पहली रात को इस घटना को लेकर के शहर में तनाव की स्थिति पैदा हुई और लोग थाने में गए, 300-350 लोग, और थाने में जाकर के लोगों ने कहा कि कल हम बंद करेंगे।
और उसके बावजूद वहाँ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, पीएसी मौजूद थी, और उस पुलिस बल को, पीएसी को किसी ने मूव करने को नहीं कहा। वो वहीं थाने में बैठा रहा पुलिस बल। एसपी उस दिन पर नहीं थे मौके पर, वो कहीं बाहर गए हुए थे। जब सब हो गया तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला। तो बताइए कि जिले, एक छोटे से जिले में 10, 15, 20 किलोमीटर के दूरी पर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है, तो या तो ये लापरवाही है, ये ऐसी अनभिज्ञता किस काम की है, या फिर आप जानबूझ करके चाहते थे कि आपको पता न चले। तो ये जो बहुत सारे पहलू हैं, और जो इस तरह से कोशिश हो रही है लगातार कि पहाड़ में भी सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो, छोटे छोटे दंगे पैदा करने की कोशिश, जो ज्यादा बड़े नहीं होते लेकिन तनाव जरूर ज्यादा बड़ा पैदा कर देते हैं, विभाजन जरूर ज्यादा बड़ा पैदा कर देते हैं। ये कोशिश, ये बहुत ही नियोजित तरीके से कोशिश हो रही है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार जो बैठी है उसका विचार ऐसा है, और उसके पास लोगों को डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए वो उन्माद और उत्पाद की राजनीति लोगों तक। बद्रीनाथ की भूमि में आप लाल झंडा बुलंद कर रहे हैं, लाल ही रहेगा, गिरवा वेरवा कुछ और रंग उसमें आने की उम्मीद भविष्य में हम करें? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने जो शुरू में भी कहा कि भाई तो उस राजनीति में जो ख्वाब है, जो हमारा सपना है, वो सपना तो व्यक्तिगत सपना नहीं, वो तो समाज का सामूहिक सपना है। और इसमें बहुत ईमानदारी से मैं तो लोगों से कहता हूं कि भाई देखिए, कल को ये लगने लगे कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे बस की नहीं, मैं थक रहा, तो मैं घर जाऊंगा बजाय किसी दूसरी पार्टी में जाने के, क्योंकि मैं तो वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से चीजें समझ करके यहाँ खड़ा हूँ। तो ये और किसकी समझ में नहीं आए कितना आए, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है कि ये सही रास्ता है, और जिसको मैं इतने साल से सही रास्ता मानता हूँ। तो ये हो सकता है कि हर आदमी थकता भी है, हर आदमी थक करके बैठता भी है, तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मुझको व्यक्तिगत रूप से एमपी एमएलए बनना है, मुझको संसद विधानसभा पहुंचना है, ऐसा मेरा कोई व्यक्तिगत ख्वाब नहीं है। ये विचार नहीं मुझको सिखाया। चुनाव भी मैं इसीलिए लड़ता हूँ, लड़ा पहली बार भी छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, तो मेरा कोई ख्वाब नहीं था कि मुझको चुनाव लड़ना है, लेकिन हमारे साथियों ने, जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने समझाया लॉजिकली कि क्यों चुनाव लड़ना जरूरी है, क्यों हस्तक्षेप करना जरूरी है, लड़ा। आपका पथ आगे प्रशस्त हो, आपको बहुत शुभकामनाएं। आज आपने नेशन वन में अपनी बहुत सारी बातें करी, आज के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।